आज का हमारा लेसन है भारत भूपटल। इसे भारत का भौतिक स्वरूप भी कहते हैं या भारत की भौतिक बनावट भी कहते हैं। हमारा जो ये भारत देश है, तो ये जो हमारा भारत देश है, जब कभी इसका निर्माण हुआ होगा उसके संबंध में मैं थोड़ा परिचय देना चाहूँगा। पहले ये जो हमारी पृथ्वी थी, इस पृथ्वी का जो रूप था वो इस तरह का था और इसे कहते थे पेंजिया। इसके बीचों बीच ऐसे एक समुद्र था जिसे टेथिस सागर कहते थे, इसको कहते थे पेंजिया। इसके बीचों बीच समुद्र था, इस समुद्र को कहते थे टेथिस सागर। तो जिस समय पृथ्वी का ऐसा रूप था, इसके उत्तरी भाग को कहते थे अंगारा लैंड, दक्षिणी भाग को कहते थे गोंडवाना लैंड। तो जिस समय पृथ्वी का ऐसा रूप था, उस समय इस अंगारा लैंड से और गोंडवाना लैंड से नदियां इस टेथिस सागर में जाकर गिरती थीं। और ये टेथिस सागर ऐसा था, इसका दूसरा नाम है भूद्रोणी। तो ये जो टेथिस सागर था, इस टेथिस सागर की ये विशेषता थी कि इस टेथिस सागर में उत्तर से व दक्षिण से जितनी भी नदियां आकर गिरती थीं, वो अपने साथ जो मलबा लेकर आती थीं, उस मलबे को इसमें डालती रहती थी। लेकिन ये टेथिस सागर भरता नहीं था। जितना मलबा इसमें पड़ता था उतनी उसकी तली नीचे को खिसकती रहती थी, इसीलिए इसे भूद्रोणी का नाम दिया गया था। तो ये भरता नहीं था। पृथ्वी की अपनी क्रियाओं के कारण आगे चलकर ये पहले तो ये प्रक्रिया बहुत समय तक चलती रही, लाखों करोड़ों वर्षों तक गोंडवाना लैंड की तरफ से और अंगारा लैंड की तरफ से नदियां इसमें मलबा डालती रहीं। लेकिन फिर इस पृथ्वी में ऐसा हुआ कि ये गोंडवाना लैंड उत्तर की तरफ खिसकना शुरू हो गया और ये अंगारा लैंड अपने स्थान पर वहीं पर रुका रहा। तो इस स्थिति में हुआ ये कि जब ये गोंडवाना लैंड उत्तर की तरफ अंगारा लैंड की तरफ खिसका, तो और ये वहीं पर रुका रहा, जिससे इनमें बहुत बड़ी टक्कर हुई। और टक्कर हो जाने से ये जो बीच का टेथिस सागर था, इस टेथिस सागर में मुलायम सैलें थीं, तो ये यहाँ पर वलन पड़ गए, जिससे यहाँ इन क्षेत्रों में वलित पर्वतों का निर्माण हो गया। जब ये गोंडवाना लैंड उत्तर की तरफ खिसका, तो ये टेथिस सागर वाला भाग तो ऊपर उठ गया और इस गोंडवाना लैंड का उत्तरी भाग नीचे धंस गया। तो उसी समय, जिस समय ये प्रक्रिया हुई, उसी समय ये जो भारतवर्ष है,
इस भारतवर्ष में ये जो उत्तर का भाग है, इस उत्तर के भाग में यहाँ पर्वत का निर्माण हो गया। जिस समय ये टक्कर हुई, और ये टक्कर 3 बार हुई। पहली टक्कर में यहाँ महान हिमालय का निर्माण हुआ। जब ये गोंडवाना लैंड उत्तर की तरफ खिसका तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में दोनों में टक्कर हुई, और पहली टक्कर होने से इस भारत के उत्तर में जो हिमालय पर्वत है उसमें हिमालय पर्वत की पहली ग्रेट हिमालय का निर्माण हुआ, जिसे महान हिमालय कहते हैं। हिमालय की जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं वो इसी महान हिमालय के अंदर स्थित हैं। इसमें लगभग 6000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली जो चोटियां हैं वो सब इस महान हिमालय की श्रेणी में आती हैं। इसके बाद इसकी दूसरी टक्कर हुई, और दूसरी टक्कर होने से मध्य हिमालय का निर्माण हुआ। ये जो दूसरी टक्कर हुई ये पहली टक्कर से कुछ हल्की थी, तो इस टक्कर में जो हिमालय पर्वत के भूभागों का निर्माण हुआ उनकी ऊंचाई 4500 मीटर से 6000 मीटर के लगभग बीच में थी। जो महान हिमालय की श्रेणियां हैं उनसे इस मध्य हिमालय की श्रेणियां कम ऊंची थी। इसके बाद फिर तीसरी टक्कर हुई, और तीसरी टक्कर में हुआ शिवालिक श्रेणियों का निर्माण। ये जो शिवालिक श्रेणियां हैं इनमें छोटे छोटे पत्थर, बालू तथा कहीं कहीं बड़े बड़े पत्थर पाए जाते हैं। इन शिवालिक श्रेणियों की जो ऊंचाई है समुद्र तल से 1500 मीटर से ऊपर है। तो इस तरह से ये जो पेंजिया था, इस पेंजिया का जब विखंडन हुआ, जब इसमें टक्कर हुई, तो उसी समय पर इस हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ तथा ये 3 टक्कर हुई। 3 टक्कर में पूरे हिमालय का निर्माण हुआ। तो भारत के भूपटल में उत्तरी भाग में हिमालय पर्वत पाया जाता है, और इस हिमालय पर्वत का जो निर्माण हुआ उसके संबंध में भी मैंने उसका परिचय आपको बताया। तो जिस समय इस हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, गोंडवाना लैंड उत्तर की तरफ खिसका था, तो गोंडवाना लैंड का उत्तरी भाग कुछ नीचे धंस गया था, और जब वो नीचे धंस गया था तो भारत के मध्य में लगभग इन स्थानों पर इस हिमालय से फिर जो जल प्रवाह का जो दशा थी वो परिवर्तित हो गई। जब ये पेंजिया था तो गोंडवाना लैंड की नदियां उत्तर की तरफ चलकर इस टैथी सागर में गिरती थी, लेकिन जब यहाँ पर हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया तो इसकी ऊंचाई बहुत थी, और जो महान हिमालय है, महान हिमालय की जो चोटियां हैं वो बर्फ़ से ढकी रहती हैं, और वो बर्फ़ जब इधर उत्तरी गोलार्ध में सूर्य आ जाता है तो उस स्थिति में वो बर्फ़ पिघलती है, और पिघलने के बाद इस हिमालय पर्वत का दक्षिण का जो भाग है वो नीचा था,
वो बर्फ पिघलने के बाद उससे छोटी छोटी बहुत सारी सहायक नदियों का निर्माण हुआ और आगे चलकर वो नदियाँ एक बड़ी नदी में परिवर्तित हुई। इस तरह से इस हिमालय पर्वत से नदियाँ धीरे धीरे हिमालय पर्वत को खरोंच कर इस नीचे भाग में लाकर जमा करती रहीं, जिससे यहाँ सिंधु एवं गंगा के मैदान का निर्माण हुआ। ये बीच वाला ये जो भाग है ये सिंधु एवं सतलज एवं गंगा का मैदान है। ये भी बहुत बड़ा भूभाग है। कृषि की दृष्टि से इस भाग का बहुत बड़ा महत्व है। तो धीरे धीरे नदियों ने इस क्षेत्र को अपने मलबे से काट दिया, जो आज मैदान के रूप में हमें देखने में मिलता है। इसमें कई नदियाँ, अनेक नदियाँ बहती हैं। इधर पश्चिमी की तरफ तो सतलज नदी की 5 सहायक नदियाँ हैं जो इधर पाकिस्तान में चली जाती हैं। और भारत में यहाँ पर यमुना नदी है, इसके पूर्व की तरफ यहाँ गंगा नदी है और इलाहाबाद के पास ये आपस में मिल जाती हैं। आगे चलकर फिर इस गंगा नदी में, इसका नाम गंगा नदी पड़ता है, आगे चलकर इसमें यहाँ घाघरा नदी पड़ती है, फिर आगे इसमें गंडक नदी, फिर इसमें यहाँ पर एक नदी और गिरती। इसी तरह दक्षिण की तरफ से यहाँ पर इसमें चंबल नदी गिरती है, यहाँ सोन नदी, यहाँ वेतवा नदी। इस तरह से अनेक नदियाँ इसमें पड़ती हैं और इनका नाम गंगा नदी हो जाता है। भारत के उत्तर में यहाँ तिब्बत का पठार है। तिब्बत के पठार में यहाँ हिमालय पर्वत में ही यहाँ पर मानसरोवर एक झील है। माना यह जाता है कि गंगा नदी का जो उद्गम क्षेत्र है वो भी ये मानसरोवर झील ही है। इधर इस मानसरोवर झील से एक नदी और निकलती है और वो ऐसे पूर्व की तरफ बहती हुई चीन में होती हुई इस तरह से भारत में आती है और यहाँ गंगा नदी में गिर जाती है। इसे कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। इसका दूसरा नाम साबू नदी भी है। तो इस तरह से ये जो नदियाँ इस गोंडवाना लैंड के उत्तरी भाग में जो नीचा भाग हो गया था उसमें आकर गिरती हैं और इन नदियों ने इस नीचे भूभाग को अपने मलबे से काट दिया है, जिससे यहाँ पर मैदान का निर्माण हुआ है। ये जो मैदान है भारत का, ये कृषि की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। भारत की अधिकांश जनसंख्या भी इसी क्षेत्र में पाई जाती है। यह क्षेत्र मानवीय दृष्टि से बहुत ही लाभदायक है। इस तरह से मैंने भारत के भूपटल के 2 क्षेत्रों का वर्णन किया। इसका तीसरा क्षेत्र है ये दक्षिण का प्रायद्वीपीय भाग। जिस समय इस गोंडवाना लैंड की अंगारा लैंड से टक्कर हुई थी, उत्तर का भाग नीचे घुस गया था, लेकिन दक्षिण का कुछ भाग रह गया था। जो प्राचीन शैलों का बना हुआ है उसी का ये जो दक्षिण का प्रायद्वीपीय भाग है भारत में, वो उसी का एक टूटा हुआ खंड है। भारत को यहाँ 3 तरफ से समुद्र घेरे हुए है। उत्तर से हिमालय पर्वत प्राकृतिक सीमा बनाता है, इसीलिए इस भारत को उपमहाद्वीप का भी नाम इसे दिया जाता है, क्योंकि महाद्वीप का जो
की जो परिभाषा है वो ये है कि वह बड़े से बड़ा भूभाग जिसकी बाह्य सीमाएं प्राकृतिक हों, उस बड़े से बड़े भूभाग को महाद्वीप कहते हैं। तो ये भारत उस महाद्वीप की श्रेणी में तो नहीं आता, उससे छोटा है। छोटा होने के कारण इसको उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो इस गोंडवाना लैंड का जो प्राचीन भाग भारत में पाया जाता है उसे कहते हैं दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। ये पठारी क्षेत्र है। इस पठारी क्षेत्र में जब कभी गोंडवाना लैंड उत्तर की तरफ खिसका होगा, उस समय यहाँ सौराष्ट्र के क्षेत्र में बड़ी मात्रा में ज्वालामुखी विस्फोट हुए थे, और जो आज निष्क्रिय हैं, आगे कभी उन्हें विस्फोट होने की संभावना उनमें नहीं है। उनमें से जो मलबा निकला था, उस मलबे से यहाँ पर काली मिट्टी का क्षेत्र बन गया है, जो बहुत ही उपजाऊ है। कपास और गन्ने की कृषि इस क्षेत्र में होती है। इस तरह से मैंने भारत के भूपटल के 3 क्षेत्रों का वर्णन किया। अब भारत के पश्चिम में ये मरुस्थलीय क्षेत्र है। ये जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, इस मरुस्थलीय क्षेत्र का निर्माण भी सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा ही हुआ है। लेकिन वर्तमान में यहाँ पर कोई अवरोध ना होने के कारण पहले यहाँ अरावली पर्वत था। तो इधर अरब की खाड़ी से उठने वाला मानसून जब इस अरावली पर्वत से टकराता था तो यहाँ पर पहले कभी वर्षा होती होगी, लेकिन आज वर्तमान में ये जो अरावली पर्वत है ये लगभग समाप्त जैसा हो गया है। इसकी वृद्धावस्था चल रही है। इसको बाह्य शक्तियों ने खरोच कर नीचा कर दिया है। तो इस अरब की खाड़ी से उठने वाला जो मानसून है वो इस मरुस्थलीय क्षेत्र को के ऊपर से होकर आगे निकल जाता है। यहाँ पर बहुत कम वर्षा होने के कारण यहाँ की जो सैलें हैं वो बिखरी स्थिति में पाई जाती हैं। रेत जैसी सैलें यहाँ पर है, रेत की सैलें हैं। तो यहाँ कम वर्षा होने के कारण ये मरुस्थलीय क्षेत्र बन गया है। 5वां भारत के भूपटल का भाग है, ये समुद्र तटीय। समुद्र तटीय मैदान ये दक्षिण के पठारी क्षेत्र के पश्चिम और पूर्व में दोनों दिशाओं में ये समुद्र तटीय मैदान पाए जाते हैं। ये जो समुद्र तटीय मैदान है इनका निर्माण जो हुआ है तो ये जो पठारी क्षेत्र से है इससे नदियां निकलती हैं, अपने साथ मलबा ले जाती हैं और उस मलबे को समुद्र में डालती हैं। फिर इस समुद्र में ज्वार भाटा आते हैं। ज्वार भाटा आने से उस मलबे को फिर वापस इधर को समुद्र की लहरें ढकेलती हैं। इस तरह से लाखों करोड़ों वर्षों में धीरे धीरे ये समुद्र तटीय मैदानों का निर्माण हुआ है। छठा भारत भूपटल का भाग है समुद्री द्वीप समूह। यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये समुद्र में है। इनका आकार छोटा होने के कारण इन्हें द्वीप कहते हैं। बड़ा आकार होता तो महाद्वीप कहते। और इधर अरब की खाड़ी में भी गोवा, लक्षद्वीप वगैरह कई छोटे छोटे द्वीप हैं जो समुद्र के अंदर हैं। उनकी बाह्य सीमाएं समुद्री हैं। ये जो समुद्री द्वीप हैं इनके निर्माण के 2 कारण होते हैं। नंबर 1 तो जो जलीय भाग होते हैं उन जलीय भागों में मूंगा बनाने वाले कुछ ऐसे जीव होते हैं जो मूंगा का निर्माण करते हैं
और जब उनकी बहुत बड़ी मात्रा होती है तो धीरे धीरे वो समुद्र के किसी भाग को भर देते हैं, जिससे वहाँ पर धीरे धीरे कुछ समुद्री लहरों से वहाँ मिट्टी के कण आते रहते हैं, फिर उनमें वनस्पति उगने लगती है और धीरे धीरे वो एक द्वीप की शक्ल में आ जाता है। इसी तरह यहाँ बंगाल की खाड़ी में भी अंडमान निकोबार वगैरह इन द्वीपों का निर्माण हुआ है। इस तरह से ये भारत के भूपटल का अध्ययन मैंने आपको बताया। ये जो भारत की स्थिति है, ये जो भारत का भूपटल है, इससे पहले मैंने भारत की स्थिति बताई थी कि संसार के मानचित्र में भारत किन किन अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बीच में आता है। तो भारत की ऐसी स्थिति और भारत के ऐसे भूपटल होने के कारण यहाँ पर लगभग चाहे कम मात्रा हो या ज़्यादा मात्रा हो, लगभग सभी पदार्थ भारत के अंदर पैदा होते हैं, चाहे खनिज पदार्थ हैं, चाहे कृषि फसलें हैं। जैसे कि आर्द्र उष्ण और आर्द्र जलवायु के जो पौधे हैं वो समुद्र तटीय क्षेत्रों में पैदा होते हैं, जैसे गोला या रबड़ के पौधे, नारियल वगैरह, गरम मसाले। तथा ये जो पठारी क्षेत्र है ये खनिज पदार्थों से भरा हुआ है। इसमें से बहुत से धातुएं खनिज पदार्थ मिलते हैं। यहाँ दक्षिण में इस प्रायद्वीपीय पठार के दक्षिण में यहाँ पर बाबा बुदन की पहाड़ी है, जिसमें कोलार सोने की खानें पाई जाती हैं। भारत के इस दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी भाग में, उत्तरी पूर्वी भाग में यहाँ पर कच्चे लोहे की खाने हैं तथा यहीं पर कोयला पाया जाता है, जिससे भारत में इन क्षेत्रों में लोहा इस्पात के कारखाने फैले हुए हैं। ये जो मैदानी क्षेत्र है ये बहुत उपजाऊ क्षेत्र होने के कारण मानव की जो मुख्य आवश्यकता होती है रोटी, उसकी ज़रूरत यहाँ पर आसानी से पूरी होती है। तो बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ जनसंख्या निवास करती है। भारत की स्थिति ऐसी है कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहना पसंद करते हैं। यहाँ लगभग 3 ऋतु होने के कारण हर तरह की स्थिति पाई जाती है। ना ही जाड़े में इतना अधिक जाड़ा पड़ता है कि असहनीय हो, ना ही गर्मी भी इतनी अधिक गर्म होती है कि ज़्यादा असहनीय हो। तो इस तरह से यहाँ आदमी रहना पसंद करता है। ये जो उत्तर का हिमालय क्षेत्र है इसमें बड़े बड़ी बहुमूल्य लकड़ी वाले पौधे, प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है, जिससे बड़े बड़े इमारती सामान बनते हैं। ये जो दक्षिणी पठारी क्षेत्र है इसमें भी अनेक जगह वन पाए जाते हैं तथा भारत के जो अभयारण्य हैं जिनमें शेर वगैरह भी पाले जाते हैं वो भी इस दक्षिण के पठारी क्षेत्र में ही स्थित है। तथा भारत की बहुत बड़ी समुद्री सीमा होने के कारण संसार के दूसरे क्षेत्रों से भी भारत का जलीय यातायात बड़े आसानी से होता है। दूसरे देशों से जलीय यातायात से व्यापार वगैरह भी होते हैं। तो भारत की ऐसी स्थिति होने की वजह से ही यहाँ संसार की सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है। यदि जनसंख्या पर कंट्रोल ना हुआ तो जितने लोग पूरी दुनिया में रहते हैं उतने इस भारत में हो जाएंगे। तो ये जो भारत के भूपटल और भारत की संसार के मानचित्र में अक्षांश देशांतरीय जो स्थिति है उसके कारण भारत एक बहुत ही संसार के अंदर अच्छा देश माना जाता है। पहले इस भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन बीच में कुछ आक्रांताओं के कारण इसमें लूटपाट हुई, इसमें अव्यवस्था हुई, जिसकी वजह से भारत कुछ पीछे हो गया। वर्तमान में संभावना है कि भारत फिर उस स्थिति को प्राप्त कर सकता है।
धन्यवाद।